अरे शांति, 2 कप चाय बना कर ले आओ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पियेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। आई हूँ, लेकिन आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? बहुएं सुनेगी तो क्या बोलेगी? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रही है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। बूढ़े हो गए हैं तो क्या, आखिर है तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख के भागीदार। इतना सुनते ही शांति देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटे हुए रामदेव बाबू का यह स्वप्न बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंद ने तोड़ दिया। एक ही झटके में अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंद से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली न हो जाए, यह सोचकर कप कपाते हाथों से सब कुछ अंदर रखने लगे। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग भीग चुके थे। 2 ही जोड़ी तो कपड़े हैं मेरे पास, एक जो पहना हुआ है वह जो भीग गया, और दूसरा जोड़ा रात को धोकर सूखने डाला था, वह अब तक सूखा नहीं। रामदेव बाबू गीले कपड़े पहने हुए ही लाठी की टेक से और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। उनका शरीर ठंड लगने के कारण कांप रहा था। बहू को आवाज़ लगाई, बहू 1 कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है, और मुझे सुमित का एक कुर्ता पजामा भी दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा सुमित नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करते रहे कि बहू मेरे लिए कपड़े लेकर बाहर आती ही होगी। बाहर आएगी तो मुझे चाय भी बनाकर देगी। लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तो उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख चुके थे। लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। अपने पोते चिंटू के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भिजवाया, लेकिन फिर चिंटू ने आकर बताया, दादाजी, माँ अभी फ़ोन पर बात कर रही है, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा और बीत गया। बहू अभी तक फ़ोन पर ही चिपकी हुई थी अपनी माँ के साथ। बात करने के चक्कर में बहू रोज़ चाय देर देती थी। वह अकेले में ही बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले की ही तो बात थी कि शादी की 40वीं सालगिरह पर रामदेव बाबू और उनकी पत्नी शांति देवी जी एक दूसरे के साथ बिताए गए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद शांति देवी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेर लिया, उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई शांति, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? काफ़ी समय बाद जब बहू बाहर आई तो रसोई में चाय चढ़ा दी और कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहले घूंट पीते ही दिल से आवाज़ आई, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करे, और ज़्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान रखा है कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। यह भी कोई चाय हुई भला? उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती, दूध के नाम पर 2 घूंट। कितनी बार कहा है, डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। सुबह का नाश्ता देर से देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्किट या 2 ब्रेड ही दे देती, पेट को भी कुछ संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते सोचते ही रामदेव बाबू की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। वह चाय के साथ साथ आंसू भी पीते गए और मन महसूस कर रह गए। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फ़ायदा, जवाब तो मालूम ही है। जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और राम नाम की माला जपा करो। ज़्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। रामदेव बाबू के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनकी पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू ने ले लिए और नीचे की मंजिल के 2 कमरे में बड़े बेटे और बहू ने अपना और अपने बच्चों का सामान रख दिया। रामदेव बाबू
और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था उसने भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का ही कमरा बना दिया गया। नहीं, और बाबूजी का इतना सामान नहीं है। दलील यह दी गई कि अब माँ तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि पूरा एक कमरा घेर कर बैठे बाबूजी। अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है? छोटा बेटा सुमित बोला। तो बड़े बेटे अमित ने भी रजामंदी देते हुए कहा कि अकेले पिताजी तो छोटे से कमरे में भी रह सकते हैं। अपनी पत्नी शांति के जाने के बाद से ही दोनों बहू की आपस में खुशहाल होती देखकर रामदेव बाबू को कुछ ऐसे ही बात का अंदेशा तो पहले ही लग चुका था, वरना यही दोनों बहुएं होती थी जो एक दूसरे का चेहरा देखकर भी खुश नहीं थी, लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने रामदेव बाबू का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। पहले से ही एकाकीपन की मार चलते हुए रामदेव बाबू के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दोगुना कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सो जाते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने के उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों बेटे बहुएं अलग अलग रहने लगे थे और बाबूजी को 2 हिस्सों में बांटकर रख दिया। 2 बहू में बाबूजी के 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नया सवाल बन गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कभी कभी तो रामदेव बाबू अपना सब्र खो बैठे और गुस्से में कहने लगे, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती थी। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक रामदेव बाबू अधीर हो उठते थे और बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज़्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी न भर पाता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए बहू को कुछ कहता हूँ तो उल्टी बातें सुना देती थी कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं है। और फिर आप कोई काम करने थोड़ा ही जाते हो, इतना खाना खाओगे तो बचाना ही मुश्किल हो जाएगा और यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थी और मजाल है बेटे अपनी पत्नियों का विरोध कर दे। अपनी बहू के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर रामदेव बाबूजी भरी आंखों के साथ वापस अपने घर कमरे को लौट जाते हैं। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते हैं। देख लिया शांति, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरी आत्मसम्मान पर आज तक ना आने देती थी, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है चुप करके खा लेता हूँ, फिर भी ऐसे ताने सुनाती है। अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। रामदेव बाबू सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ रही है, तब जाकर बेटे बहू का यह हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो यह लोग ना जाने मेरे साथ क्या हाल करते। उम्र होने के बावजूद शांति ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर सिकन तक न आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का,
किसी बेटे को एक सब्जी पसंद ना होती तो झट से दूसरी सब्जी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन खाली पेट ना सोने देती थी। अपने बेटे को शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे। हमें अपने बेटे को श्रवण कुमार की संज्ञा देती। मैं फूला नहीं समाता था, हमेशा कहता था, देखना श्रीमती, हम दोनों तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख में काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटों को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते नहीं थे दोनों पति पत्नी। उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हो गई थी। दोनों बहुएं भी अपनी सास का पूरा मान रखती थी। अपनी सास, या यूँ कहिए कि इज्जत देने का ढोंग करती थी। पूरा घर जो संभाल रखा था उसकी सासू माँ ने। आगे से ज़्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है उन्हें, जब शांति देवी 104 डिग्री बुखार में करहा रही थी। दर्द के कारण सर फटता जा रहा था। उसने कितना कहा था उन्होंने अपने दोनों बेटों को कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों ही बेटों ने यह कहकर टाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली ना होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात का भी उन पर कोई असर ना हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं शांति के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब तक घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शांति मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया हूँ। यह लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 रोटी तो खाऊंगा ही, वो भी इन लोगों को आज भारी लग रही है। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते उनकी कब आंख लग गई पता ही न चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रामदेव बाबू सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वहाँ उन लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वह उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो शर्मा जी बोले, आज बहू ने गट्टे की सब्जी बनाई है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वाद बनाती है कि दिल नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। शर्मा जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो रामदेव बाबू की आंखों में चमक आ गई। गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहू को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। फिर अपने आंसुओं को दिल में समेटकर बात को संभालने का ऐसा प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छा बनाती है। इस पर शर्मा जी बोले, अरे रामदेव बाबू, आज तो मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी शर्मा जी नहीं माने और जिद करके रामदेव बाबू को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। कुछ दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू बाबूजी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की ही इज्जत का ख्याल रख लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा दिया आपने तो हमारी। रामदेव बाबू जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बन तो ऐसे रहे हो जैसे आपको मालूम ही नहीं आपने क्या किया है। अभी अभी कामवाली बाई बता कर गई कि आप शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उससे मिलती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं? आजकल आप जानते भी हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर भी उन्हें 2 समय की रोटी नहीं खिला सकते। दोनों बहू की खरी खोटी बातें सुनकर रामदेव बाबू का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अपराध बोध की भावना के कारण कुछ बोल ना पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि यदि मुझे मेरे अपने घर में भरपेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर खाना क्यों खाने जाता। यदि मैंने शर्मा जी के घर 1-2 दिन खाना खाया भी है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी भूखा कब तक रहूं? आखिर मेरा भी तो दिल करता है
भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह रामदेव बाबू जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थी। उन्हें याद आया, आज तो शांति की बरसी है। आज के दिन ही तो शांति हमें हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। आज शांति देवी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। भरवा बैंगन की सब्जी, हलवा पूरी और खीर बनाई जा रही थी। दही बल्ले और दाल की कचौरी भी बनाई गई थी। जोर जोर से सारी तैयारियां की जा रही थी। रिश्तेदारों और आसपास घर वालों को भी बुलाया भेजा जा रहा था। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। रामकिशन बाबू ने छोटी बहू को आवाज लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई घर में, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। रामदेव बाबू कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक न दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटी ही बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसे भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय तक रुक नहीं सकते? देख तो रहे हैं कितना काम है हमारे पास। अब एक ही बार खाना खाइएगा। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप कैसे खाना खा सकते हैं। अरे तो एक कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। रामदेव बाबू की यह बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहू ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ? आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हैं? अपमान के घूंट पीते हुए रामदेव बाबू चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे, लेकिन रामदेव बाबू को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। सोचने लगे, हे रे विधि का विधान, यह कैसा दस्तूर है कि जीते जी तो अपने बुजुर्गों को यह लोग पूछते नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज़ बनाई जा रही है और पंडित को खिलाई जा रही है। मन ही मन सोचने लगे कि काश इंसान अपने बुजुर्गों के भी जीते जी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज दी और उनके हाथ में खाने की थाली थामकर झकझोर कर कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे ही वे भोजन का पहला कोड़ मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। देखते उन्हें कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि यह सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामदेव बाबू के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे यह बेइज्जती भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। रामदेव बाबू की यह बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, 2 बेटे और बहुएं होने के बावजूद मुझे भरपेट खाना नहीं मिल सकता, और यदि 1-2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उसमें भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई है वह भी अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन मैं वाकई भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटों को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहू की तरफ देखते हुए रामदेव जी बोले, कभी आज तक मेरी मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे? बेटा, मेरा शरीर बड़ा हुआ है लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूँ मैं। तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना जानते हो, उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाना जानते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे देते हैं जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूँ तब जाकर चाय मिलती है मुझे, और वह भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है।
3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है। तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें भी मैं भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूं। कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा और उसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने की या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ न बोल पाए। रामदेव बाबू के मुंह से यह सब बातें सुनकर दोनों बेटे और बहू की आंख शर्म से झुक गई। शर्मा जी जो रामदेव बाबू के भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा यही बात तो तुम लोग समझते नहीं हो कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाए। यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाकर क्या फ़ायदा? इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा 1 हो या 2, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वह अपने पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। अपने बड़े बुजुर्गों की यह बातें रामदेव बाबू के दोनों बेटों के दिल को झकझोर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पछतावे के आंसू। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच सोचकर वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज़्यादा उन्हें यह बात खाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को शर्मा जी के यहाँ भोजन खाना पड़ रहा था। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ पिताजी को जो कमरा उन्होंने बच्चों को दिया था उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए। आज रामदेव बाबू अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न का आनंद उठा रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठा रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।